कॉफी के निर्यात में आएगी तेजी। कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर विचार। चीनी के मुकाबले गुड़ हुआ महंगा। दिसंबर तक बासमती चावल के नए परमिट मिलने की उम्मीद। 600 टन काली मिर्च आई बाजार में। मृदा स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान। और दलहन के रकबे में बढ़ोतरी। कॉफी बोर्ड ने 1.84 लाख हेक्टेयर में फसल उगाने के लिए निर्यात परमिट दिए हैं। ये रकबा पिछले साल से 12% अधिक है। बोर्ड का मानना है कि कमजोर रुपए की वजह से कॉफी का निर्यात बढ़ा है। मुंबई में जनवरी 2016 में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल कॉफी फेस्टिवल के छठे संस्करण की घोषणा करते हुए कॉफी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि इस साल निर्यात में इजाफा होगा। कॉफी के अंतर्राष्ट्रीय दाम गिर रहे हैं और विशेष रूप से अरेबिका की कीमतें तेजी से टूटी हैं। रुपए में गिरावट से निर्यातकों को मदद मिल रही है और घरेलू खपत में इजाफा हो रहा है। कॉफी बोर्ड का अनुमान है कि इस साल 3,55,600 टन कॉफी का उत्पादन होगा और दक्षिण भारत में हाल ही में हुई बारिश का कॉफी की कटाई पर मामूली असर होगा। कॉफी की कटाई नवंबर के प्रारंभ में शुरू हो चुकी है। हालांकि ये बारिश अगले साल के लिए अच्छी है। केंद्र ने कुछ जगहों पर कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आने के मुद्दे और इस साल के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाने की किसानों की मांग पर सोमवार को चर्चा की। सरकार ने 2015-16 विपणन वर्ष के लिए लंबे रेशे वाले कपास के लिए 4,100 रुपये प्रति क्विंटल और मध्यम रेशे वाले कपास के लिए 3,800 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही तय कर दिया है। कृषि राज्य मंत्री श्री कुंदारिया जी के अनुसार कपास की खेती करने वाले सभी राज्यों के किसान एमएसपी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जहां तक बोनस का संबंध है, राज्य सरकारें किसानों के हितों के लिए इसकी घोषणा कर सकती है। उत्तर प्रदेश में गन्ना की कीमतों को लेकर खींचतान और पेराई में देरी कोल्हू मालिकों के लिए चांदी साबित हो रही है। खुदरा बाजार में चीनी के मुकाबले गुड़ की ज्यादा कीमत है। छोटे एवं मझोले किसानों में गन्ना औने पौने दाम पर बेचने की मजबूरी खांडसारी इकाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिल मालिकों की देरी से गन्ने की पेराई दिसंबर से पहले शुरू होने के आसार नहीं हैं। दूसरी ओर त्योहारी सीजन के चलते गुड़ की कीमतों में आगे भी भारी उछाल की संभावना है। बीते पेराई सत्र में प्रदेश में गन्ने की कीमत 280 रुपये प्रति क्विंटल रही थी। वहीं इस साल खांडसारी इकाइयां गन्ने की कीमत 150 से 190 रुपये तक अदा कर रही हैं। हालांकि इसके विपरीत इस साल खुले बाजार में गुड़ की कीमत 48 रुपये किलो तक चल रही है, जो बीते 3 वर्षों का उच्चतम स्तर है। कोल्हू मालिकों के अनुसार गुड़ बनाने का काम अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है और किसानों को गन्ने की कीमत उनकी गुणवत्ता देखकर अदा की जाती है। हालांकि इस साल गुड़ के दाम ज्यादा होने से किसानों को गन्ने की कीमत भी पिछले साल से ज्यादा मिल रही है। करीब 1 साल के अंतराल के बाद ईरान का भारत से बासमती चावल के आयात के लिए नए लाइसेंस अगले 2 महीने में जारी करने की संभावना है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अनुसार ईरान के आयातक ये संकेत कर रहे हैं कि दिसंबर या जनवरी से नए लाइसेंस जारी हो सकते हैं। ईरान ने कीटनाशकों के ज्यादा अंश और उत्पादन में आत्मनिर्भरता की बात कहते हुए अक्टूबर 2014 से बासमती चावल के आयात के लिए नए लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया था। बासमती चावल हमेशा से भारत के कृषि जिन्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है और ईरान इस जिन्स का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के मुताबिक भारत से बासमती चावल की खरीद में ईरान की अनिच्छा के कारण इस जिन्स का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वर्ष 2014-15 में भारत ने ईरान को 9.3 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया, जबकि वर्ष 2013-14 में निर्यात 14 लाख टन रहा था। ईरान का भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में बासमती चावल का हिस्सा करीब 80% है। 3 साल के अंतराल के बाद कथित रूप में खनिज तेल मिलावट वाली 600 टन काली मिर्च खुले बाजार में बेची गई। खनिज तेल के लेप की शिकायत के बाद दिसंबर 2012 में
6,400 टन काली मिर्च जब्त किए जाने के बाद पहली बार उसका इतना बड़ा हिस्सा बाजार में बेचा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के कुल स्टॉक में 1,500 टन काली मिर्च ठीक बताने के बाद 600 टन बाजार में बेची गई है। केरल में निकाय चुनावों के तत्काल बाद 1,000 टन काली मिर्च स्थानीय बाजारों में उतारी जाएगी। इस जिन्स के जिस स्टॉक को ठीक बताया गया है उसे ही भारतीय बाजारों में बेचा जाएगा। इस साल दलहन के क्षेत्र में कीमतों को लेकर काफी तेजी नजर आई, जिसका असर इस बार रबी की बुआई में साफ साफ दिख रहा है। इस बार दलहन की आसमान छूती कीमतों को देखते हुए किसानों में दलहन की बुआई ज्यादा करने में दिलचस्पी बढ़ी है। सरकार और आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि इस रबी सीजन में दलहन के रकबे में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इनमें चना पिछले साल के मुकाबले अधिक बोया जा चुका है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि किसान बाजार और सरकार द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी के संदेश के प्रति अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। पिछले सप्ताह तक दलहन की बुआई 38.9 लाख हेक्टेयर में की जा चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 34.4 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी। शुक्रवार तक चने का रकबा 24.4 लाख हेक्टेयर था, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 43% अधिक है। पूरी दुनिया में गहन और रासायनिक कृषि के चलते मिट्टी की उर्वरकता में काफी कमी आई है। भारतीय मिट्टी के पोषक तत्वों के साथ जीवांश की मात्रा काफी कम हो रही है। मिट्टी की उर्वरकता में आई कमी की गंभीरता को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2015 को मृदा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2015 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मृदा का वर्ष मनाया जा रहा है और इसमें खास इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपनी मृदा की उपजाऊ शक्ति को कैसे और बढ़ाएं और इसमें क्या क्या जो त्रुटियां हुई हैं अब तक, चाहे वो हरित क्रांति के द्वारा या फिर हमारे अपने जो है मृदा को ज़्यादा ध्यान ना रखने की वजह से, तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कई तरह की भारत में संगोष्ठियाँ हुई हैं। और आज की जो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग है आईसीआर की तरफ से आयोजित की गई है और ये एक अंतिम इस कड़ी का जो है वो कदम है और इसमें इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि क्या हमें और अनुसंधान में नए विचार लाने होंगे। इसी उपलक्ष्य में नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के सभागार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2 दिवसीय ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र का आयोजन किया, जिसका विषय मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जिसका मकसद पूरे विश्व में मिट्टी की उर्वरकता का जायजा लेना और उसके सुधार के लिए रणनीति तय करना था। जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, जो है वो कम हो गई है। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो है कि धरती पर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, जितने आदमी या जानवर वो ले जा सकती है, उससे नंबर बहुत बढ़ गया है। उससे जो धरती की उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है, जो पानी है वो और नीचे चला जाता है। तो हमें अपने विज्ञान की दिशा क्या रखनी है, किस दिशा में उसको लेके आगे बढ़ना है, कम से कम अगले 50 साल बाद इस तरह की नौबत ना आए कि हमें सॉइल के लिए पूरा एक साल उसको सोचना पड़े, उस पर सॉइल एयर बनाना पड़े, ऐसी नौबत ना आए। पानी के ऊपर ना बनाना पड़े। पानी के ऊपर हमारी पूरी सरकार का स्ट्रेस है कि हम पानी को कैसे बचाएं, सॉइल को कैसे बचाएं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि देश के ऊपरी भागों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के अधिकतर भागों में मौसम साफ रहेगा। सिक्किम, आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे और कुछ भागों में कोहरा छाए रहने का अनुमान है। वहीं देश के निचले तटवर्ती इलाके कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के सभी भागों में तेज बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के सभी भागों में मौसम खुशगवार रहने का अनुमान है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में 5वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह का उद्घाटन महामहिम श्री राम नाईक राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने किया। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को पीएचडी, एमवीएससी और बीवीएससी डिग्रियां प्रदान की। इस अवसर पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा, मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज आपका एक विद्यार्थी जीवन समाप्त होता है और दूसरे जीवन में आप प्रवेश करते हैं, तो ऐसे समय पर मैं आपको अभिनंदन देना चाहता हूं और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि आप जीवन में आज जैसे आपने विद्या प्राप्त की है, उसके आधार पर जीवन में और भी नई ऊंचाई प्राप्त करो, ऐसी शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। छात्र यहाँ ज़्यादा है, ये व्यवसाय मुख्यतः छात्रों के साथ ही जुड़ा हुआ, पुरुषों के साथ ही जुड़ा हुआ ऐसा माना जाता है, लेकिन उसमें फर्क हो रहा है। अब 68 छात्र और 20 छात्रियां, मतलब 1/3 तक पहुंची हैं। राज्यपाल महोदय ने शिक्षा में लड़कियों की बढ़ती संख्या के प्रति खुशी जताई और लड़कियों को शिक्षा में मिल रही सफलता और लड़कों से भी आगे निकलने पर उन्हें प्रोत्साहित किया। यहाँ 30% छात्राएं आई है, वो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात लगती है, क्योंकि जो मेडल मिला है वो केवल 3 लड़कों को मिला है और 6 लड़कियों को मिला है। मतलब लड़कियां दुगुनी है संख्या में है। और आंकड़ा यदि बताना है तो लड़कों को जो गोल्ड मेडल मिले हैं वो केवल 5% है और लड़कियों को जो मिला है वो 30% है। तो मैं छात्रों को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप ऐसे ही रहोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा कि ये लड़कियां कब आगे जाएगी, और इसलिए छात्रों ने जरा पढ़ाई पर अधिक ख्याल करना चाहिए। दोवासु मथुरा के कुलपति प्रोफेसर AC वार्ष्णेय ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों के बारे में बताया कि हमारे विश्वविद्यालय का पशु चिकित्सालय समस्त तकनीकी उपकरणों से संपन्न है और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि समीपवर्ती प्रदेशों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि से भी पशुपालक यहाँ अपने पशुओं के उपचार हेतु आते हैं।
और वे न केवल यहाँ पर उपलब्ध सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि इनसे हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी इनके निदान के द्वारा नए अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। मुझे यह अवगत कराते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि हमारे विद्यार्थियों द्वारा विगत वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षाओं में एवं फेलोशिप परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। इस अवसर पर उप महानिदेशक पशु विज्ञान डॉक्टर KML पाठक एवं NDRI निदेशक एवं कुलपति डॉक्टर AK श्रीवास्तव को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर ML मदान एवं पूर्व कुलपति ने भी छात्रों के उज्जवल भविष्य के बारे में कहा। 17% एम्प्लॉयमेंट देते हैं हमारे सारे देश को, वो हमारा पशुधन है। तो आप देखिए व्हाट इज द लेटेस्ट। तो हमारे ऐसे काम करने हैं जिसके आपकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने इस एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू को बढ़ाना है। दीक्षा प्राप्त छात्र छात्राएं भविष्य के प्रति बहुत उत्साहित थे और वे पशुपालन में नए कीर्तिमान बनाने के लिए दृढ़ संकल्प दिखे। मैं सोचती हूँ कि मैं पशुधन को आगे प्रोत्साहन करने के लिए अपना पूरा प्रयास करूँगी और क्योंकि मैं अभी इसी क्षेत्र में आगे पढ़ाई कर रही हूँ, मैं MVSC कर रही हूँ, तो मैं अपनी डिग्रियों से और अपने अध्ययन से मैं आगे प्रयत्नशील रहूँगी कि मैं पशु सेवा को आगे ले जा सकूँ और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले जो ये फील्ड थी हमारी, ये वेटनरी में, यहाँ पर महिलाओं का वर्चस्व नहीं था, लेकिन ऐसा आज आपने देखा कि महिलाओं ने काफ़ी पदक जीते और महिलाओं की संख्या बढ़ रही है हमारी वेटनरी प्रोफेशन में। और मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे ताकि हम जो कॉमन मैन है, जिसको एक पशु चिकित्सा की मूलभूत आवश्यकता की ज़रूरत है, ग्रामीण और आंचलिक क्षेत्रों के लिए हम काम करेंगे ताकि उनका विकास हो सके। और ये गोल्ड मेडल भी हमें भी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में अव्वल स्थान लाने के लिए मिला है। बाहर कई स्थानों पे गए, जैसे NDRI, वहाँ पे यूथ फेस्टिवल्स होता है रेवरी, पंतनगर में भी होते हैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल नेशनल लेवल के, उनमें। और अभी एट प्रेजेंट हम खुद जॉब पर हैं, नौकरी कर रहे हैं और पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, चित्रकूट में पोस्टेड हैं अभी। वेटनेरियंस को वो ओहदा नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ही प्रशासनिक पदों पर पहुँचें। इसलिए सिविल की तैयारी कर रहा हूँ कि प्रशासनिक पद पे पहुँच के साथ में अपनी फील्ड को भी सपोर्ट करना है कि अपनी फील्ड, असल में जब वेटनेरियन मजबूत होगा तो किसान अपने आप मजबूत हो ही जाएगा। मैं IVRI में वायरोलॉजी डिवीज़न से MVSC कर रहा हूँ। मेरा सपना वैज्ञानिक बनना है और जितनी संक्रामक बीमारियाँ हैं उनके खिलाफ वैक्सीन बनाना, ताकि क्योंकि मैक्सिमम जो मार्जिनल फार्मर्स हैं या जो भी हैं उनकी आय का स्रोत पशुपालन ही है और मैक्सिमम बीमारियां जो हैं जो वायरस से फैलती हैं उनका कोई इलाज नहीं होता है क्योंकि हम प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं करा पाते हैं। तो मेरा सपना है कि इन संक्रामक बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन बनाना और किसानों को अच्छी एक नस्ल देना ताकि आगे चल के कोई उनका जो पशुधन, अगर हमारा पशुधन बढ़ेगा तो हमारा कृषि बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही पहलू के सिक्के हैं। इस प्रकार बहुत ही प्रेरणा संपन्न एवं खुशनुमा माहौल में ये 5वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। पशुपालक भाई इस समय ध्यान रखें कि सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों के मौसम में खासकर जहां हम अपने पशुओं को रखते हैं उस शेड में आपको उनके तापमान का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि तापमान नीचे चला जाएगा तो पशुओं को दिक्कत आनी चालू हो जाती है। तो इसके लिए जहाँ पर भी आपके शेड बने हुए हों उनमें जो भी हवा आने के रास्ते हैं उनको आप बंद कर दीजिए। उसके साथ साथ आप किसी भी तरीके का अंदर शेड के अंदर पंखा वगैरह इस तरीके का उसका प्रयोग इसमें ना करें, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, वो हमारे पशुओं को दिक्कत दे सकती हैं। उसके साथ साथ दूध देने वाले हैं, साथ में कुछ प्रेग्नेंट पशु भी हैं, तो उसके नीचे बैठने के लिए आप उनके कोई न कोई जैसे धान का पुआल है या इस तरीके की चीज़ें जो गर्भवती पशु हैं वहाँ पर ज़रूर डाल दें, जिससे उनको थोड़ी सी गर्मी मिलती रहेगी तो वो आसानी से बच्चा अपना दे पाएंगी और उनको ठंडक नहीं लगेगी। नहीं तो ठंडक लगने के बाद काफ़ी दिक्कत आ सकती है। साथ में आप देखेंगे कि जो पशुपालक ठंडक के मौसम में अपने पशुओं को खिलाई पिलाई कराते हैं तो वो गुड़ और जो आपका सरसों का तेल होता है उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देंगे। प्रतिदिन 50 ग्राम गुड़ और 100 ml सरसों का तेल यदि वो ठंडक के मौसम में देंगे तो उससे भी पशुओं को, क्योंकि ठंडक के मौसम में पशुओं को ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इन चीज़ों के माध्यम से उनको ऊर्जा मिल जाएगी। पशुपालक भाई देखेंगे जो आपके पशु इसमें ब्याने वाले हैं तो उन पशुओं के जो बच्चे आएंगे, बछड़ा बछिया या कटड़ा कटिया, उनको आप ठंडक से बचाइए। पैदा होने के पश्चात उनको तुरंत किसी भी आप कपड़े से या बोरी टाट बोरी वगैरह से पोंछ दीजिए, जिससे उनका शरीर गीला न रहे।
और उसके पश्चात उनको आप तुरंत ही कोई न कोई एनर्जी के लिए उनको गुड़ वगैरह का थोड़ा सा पानी तुरंत दे दें, जिससे कि उनको एनर्जी मिल जाएगी, तो उनको ठंड नहीं लगेगी। अन्यथा उनको निमोनिया रोग होने के इस मौसम में चांस ज़्यादा होते हैं। साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप थोड़ी सी तारपीन का तेल और सरसों का तेल मिलाकर उनकी मालिश भी यदि कर देंगे सीने वगैरह में, तो भी उनको ठंडक से राहत मिलेगी और उनमें निमोनिया होने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। देखिए, साफ़ सफाई की जहाँ तक बात है तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि साफ़ सफाई के बगैर पशुओं को बहुत सारी बीमारियाँ लग सकती हैं। तो अपने शेड को पशुपालक भाइयों को कम से कम सप्ताह में एक बार फिनाइल या पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से अवश्य धोना चाहिए। यदि आप डेली नहीं धो सकते हैं तो सप्ताह में एक बार धोइए, जिससे कि आपका जो शेड है वो बिल्कुल निर्जमीकृत रहेगा, उसमें किसी तरीके के कीटाणु जीवाणु नहीं पनपने पाएंगे। यदि गंदगी वगैरह आपके शेड में रहती है तो वायु परजीवियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और वो आपके पशुओं का खून चूसता है, जिससे कि हमारे जिसको चीचड़ कलीली बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लग जाती हैं। देखिए, जहाँ तक बात इस समय है हमारे जो भी गंदगी से बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। खासकर एक आप परेशानी देखते हैं कि अक्सर जो हमारे पशु होते हैं वो बच्चा फेंक देते हैं, गर्भपात उनमें हो जाता है। तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा गंदगी के द्वारा भी होती है, क्योंकि इस गंदगी से उनके अंदर वो जीवाणु प्रवेश कर जाता है और 5वें-6वें महीने में आप देखेंगे कि आपके जो गाय भैंस होते हैं वो बच्चा फेंक देते हैं। तो बच्चा फेंकने की जो समस्या होती है वो यदि आप सफाई रखेंगे तो वो जीवाणु उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, और ये आमतौर पर बहुत ज़बरदस्त समस्या है। इस समस्या से निपटारे के लिए आपको अपने शेड की बहुत अच्छी तरीके से सफाई रखनी चाहिए। आसपास यदि आपका जो पशु ब्याह जाता है, यदि आपके पास जगह नहीं हो, उसके अंदर ही आपके शेड के अंदर ही ब्याह रहा है, तो ब्याहने के पश्चात उस स्थान को भी अच्छी तरीके से आप साफ सफाई कर दें, नहीं तो वहाँ से भी कई बार जीवाणु आपके पशुओं में लगने की संभावना रहती है। तो यदि आप अपने शेड को साफ रखेंगे तो बीमारियों से आप पशुओं को बचा सकेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर आमतौर पर जो बीमारियां होती हैं उनके लिए कुछ हमारी खास बीमारी, उनका टीकाकरण जरूरी है। इस समय इस मौसम में जो टीकाकरण चल रहा है वो हमारी खुरपका मुपका एक बीमारी होती है, जिससे कि पशु मरते तो नहीं है पर उनका दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में घट जाता है। तो इस अक्टूबर-नवंबर के महीने में आप अपने पशुओं को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में टीकाकरण किया जाता है, तो वो टीकाकरण अवश्य कराएं। उसके साथ साथ आप उनका सर्रा एक बीमारी होती है जिसमें कि पशु चक्कर काटने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका टीकाकरण भी इस मौसम में आप करा सकते हैं। साथ में इस मौसम में जो आपकी एक कॉमन समस्या होती है, सामान्य समस्या है पशुओं की थनैला रोग। थनैला रोग के लिए आप अपने पशुओं को हमेशा जहाँ पर भी बिठाएं वहाँ पर किसी तरीके का गीला जगह ना हो। यदि वो स्थान गीला होगा तो पशुओं में उस जगह से बैक्टीरिया इंसर्ट हो जाएगा, और थनैला यदि एक बार पशुओं को आ गया तो आपका पशु दोबारा दूध में नहीं आ पाता। तो निश्चित तौर पर जो मैंने आपको 2 टीके बताए हैं इस मौसम के लिए, वो टीकाकरण आप लगाएं, और उसके अलावा थनैला बीमारी के लिए आप साफ़ सफाई रखें। और यदि आप उनका दूध देखते हैं, कभी भी दूध आ रहा, दूध में खून आ जाए या किसी तरीके का मवाद कुछ भी आपको आता दिखता है, या आप उनके थन कड़े दिखते हैं, तो तुरंत आप पास के पशु चिकित्सालय में जाकर पशु चिकित्सक से संपर्क करें और तुरंत उसका इलाज करवाएं। क्योंकि यदि इसका इलाज थनैला रोग का समय पर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर आपको दूध का उत्पादन चला जाता है, और साथ में जो मिलने वाली राष्ट्र आपको आय है, आपकी आमदनी घटती है और लोगों को दूध पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ को आप विशेष तौर पर ध्यान दें। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव
प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।